हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋतिक पटवा। मैं बाय प्रोफेशन एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। लगभग 2 साल मुझे हो चुके हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड में काम करते हुए। फ्रॉम नाउ आज की वीडियो, जैसा कि आप सबने टाइटल देखा ही है कि हम फ्रैपे के बारे में कुछ ज़्यादा मैं डेवलपमेंट साइड से आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। ये एक नई सीरीज मैं शुरू कर रहा हूँ आज। सो ये सीरीज़ का आइडिया जस्ट ऐसा है कि डेवलपमेंट साइड से अगर हम देखा जाए तो कोई इतना पॉपुलर कंटेंट या फिर हमको एक डिटेल कंटेंट नहीं मिलता है फॉर स्पेशली सम बिगिनर्स हु डोंट नाउ अबाउट द ERP और बिजनेस साइड से अगर क्या हमारे पास में चेंजेस होते हमारे को क्या मतलब चलता है प्रोसेस और हाउ ERP वर्क्स। ये हमारे पास में भी कहीं अवेलेबल है नहीं। फ्रेव स्कूल ने भी कुछ दिया हुआ है कम कंटेंट, बट वो इट्स लाइक for someone who already know the business or who knows the ERP, how what we do in the ERP, that is not something for especially beginners. So मैं कुछ ऐसा बचाना चाहता हूँ जो बहुत ही बिगिनर लेवल पे हो, इनिशियली सबके लिए इजी टू अंडरस्टैंड हो। कुछ ऐसा ही बनाना चाहता हूँ मैं। आइडिया यही है, हम शुरू करेंगे, आगे कहाँ तक जाते हैं। लाइक लोगों का अगर सपोर्ट रहा तो हम लोग इसको आगे काफ़ी डिटेल में जाएंगे, एडवांस वर्जन भी हम इसका बनाने का देखेंगे। बट फॉर नाउ हम इसको बहुत ही बिगिनर लेवल पे शुरू करना चाहते हैं। ये आइडिया मुझे मेरे ही एक जूनियर ने दिया कि लाइक हमारे पास में भी कोई सोर्स नहीं है, हमको जो समझना होता है वो आपके पास से आते हैं और समझते हैं। सो उसी के पास मुझे एक आइडिया आया कि ठीक है, अगर ऐसा कुछ है नहीं तो हमें वो बनाना चाहिए। तो लाइक मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ कि कुछ ऐसा बनाया जाए जो कोई भी बिगिनर जो ज्वाइन कर चुके हैं इंटर्न्स या ऐसे लेवल पे जो फ्रैपे में और ERP में स्पेशली ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनकी जर्नी को थोड़ा सा इजी बनाए, उनको थोड़ा सपोर्ट मिले कि बाहर से वो पढ़ सके विदाउट लाइक एक्चुअली वर्क में शुरू होने से पहले वो लोग उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो। बिकॉज जब एक बार आपके पास काम आ जाता है एज एन इंटर्न रोल पे, तब आपको डिलीवर ज़्यादा करना होता है, सबकी एक्सपेक्टेशंस भी होती है आपके से, तो उस टाइम पे आप उस चीज़ के लिए इतना टाइम कंज्यूम नहीं कर सकते। सो इनिशियली हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग थोड़ा सा प्रिपेयर्ड हो, हमें ऑलरेडी एक नॉलेज हो, ताकि कोई जब सब हमें समझाए, कोई हमारा सीनियर हमें समझाए, तो आपको वो चीज़ अंडरस्टैंड ईजीली हो पाए, आपको उसके ऊपर ज़्यादा नहीं देना पड़े। जब भी हमने स्टार्ट किया था, मैं भी एज इंटर्न लगा था, उसके बाद में मैंने ही वहाँ पे ग्रो करा और अभी आज इस सीनियर पोजीशन पे वहाँ हूँ। बट जर्नी हमने भी देखी है, बट हमारे टाइम पे ये नहीं था। जब हमने शुरू किया था तब बहुत ही भी मतलब बहुत ही नॉर्मल लेवल पे यही चल रहा था, उतना ज़्यादा इसका डिमांड नहीं था। आज के टाइम पे हर को एक्सपेक्ट करता है कि आप बस अंडरस्टैंड कर लो, आप लिखवा तो यही से लोग। बात गलत नहीं है, बट अंडरस्टैंडिंग आपको थॉट प्रोसेस आना चाहिए कि भाई क्या बनाना है मुझे, मेरा एक्चुअली उस चीज़ का रिक्वायरमेंट क्या है। बिना रिक्वायरमेंट के आप उसके टेस्ट केसेस नहीं सोच सकते हो, आपको मल्टीपल एज केसेस नहीं आएगी कि क्या सिनेरियोज हो सकते हैं। सो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। आप अधूरा काम करें इसको दोगे तो वो कोई पसंद नहीं करता है। सो ये जस्ट एन इंट्रोडक्शन है। यहाँ से इसके अंदर आगे काफ़ी ज़्यादा जर्नी चलेगी। मैं धीरे धीरे करके सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करूँगा जो होगा। सो अभी हम एक स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली हम ये पूरी सीरीज़ में स्पेशली बताता हूँ, ये सब कुछ जो रहेगा डेवलपमेंट साइड से रहेगा। कंसल्टिंग साइड से इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा आपको, और उसके लिए आई थिंक रिसोर्सेज जो है वो वहाँ से आप देख सकते हैं। और अगर रहा ऐसा तो कंसल्टिंग साइड से भी हम कुछ ना कुछ लाएंगे। बट ये सीरीज़ जो है स्पेशली डेवलपर्स के लिए रहेगी कि उनको डेवलपमेंट जर्नी कैसे स्टार्ट करनी है और क्या करना है। सो अभी हम एक काम कर रहे हैं कि अभी हम चाहते हैं वे स्क्रीन पे, और हम चेक करते हैं कि वहाँ पे हमारे पास में कहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ इंट्रोडक्शन वीडियो, ज़्यादा इसमें डिटेल्स नहीं होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी फुल डिस्क्रिप्शन और सारा कोर्स का टाइमलाइन वगैरह मैं आपके लिए लेके आऊँगा। हेलो एवरीवन, सो अब हम शायद मुझे मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। मैनुअल दीजिएगा अगर थोड़ा सा हम्बल कर जाऊँ तो, क्योंकि मुझे आदत नहीं है स्क्रीन ये चीज़ की रिकॉर्डिंग वगैरह की। बट हाँ, एज रिक्वेस्ट मैं अब शुरू कर चुका हूँ ये चीज़, आगे हम लंबे टाइम तक करेंगे। आज जो है मैं आपको एक सबसे मेन जो एक बेसिक चीज़ हम जो देखते हैं वो आपको दिखाता हूँ। एज अ डेवलपर आपको कोड लिखते टाइम ये हमेशा समझना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है आपके लिखे हुए कोड में आपके बाद उसको कोई देखेगा नहीं, या फिर आप उसको कोई मतलब रीड नहीं करेगा, या इन फ्यूचर उसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
अपडेट्स आते हैं, कई बार आपका कोड रीरन कर जाए, फिर आपको उसको रिवाइज करना पड़ता है। तो आपको ये जानना चाहिए कि आपका कोड और आपके कोड का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि दूसरे को पढ़ने में ईजी हो, या वो डीबग करने के लिए ईजी हो। डीबग आप करें या कोई और करे, बट वो उस बंदे को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए, उसको जो चीज़ जहाँ होनी चाहिए वो मिलनी चाहिए। आपके लिखे हुए कोड का इम्प्रेशन आपके जाने के बाद भी रहता है। सो ट्राई टू राइट कोड दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, अभी हम लोग ऐप्स का स्ट्रक्चर समझते हैं, लिखेंगे कैसे वो हम बाद में देखेंगे, पहले हमने लिखना कहाँ है वो चीज़ चेक कर दो। सो आई बिलीव अगर आप फ्लैप में ये देख रहे हैं, मैं बिल्कुल बिगिनर से मैंने बोला था मैं शुरू करूँगा, बट आई बिलीव कुछ कमांड्स आप ऑलरेडी चलाना जानते हैं, जैसे कि क्रिएट बेंच न्यू ऐप और आपका ऐप का नाम, तो आप नई ऐप बना लेंगे। सो अभी मैं वो चीज़ आपको कहीं से भी मिल जाएगी, मैं वो नॉलेज देना चाहता हूँ जो आपको बिगिनर लेवल पे कहीं मिलता नहीं है। ये हमारा ऐप है, ये जो फोल्डर हम कहते हैं, इसको कई लोग इसको ऐप फोल्डर बता देंगे, ये मेन ऐप का हमारा नहीं है। हमारा एप्लीकेशन जो शुरू होता है वो हमेशा यहाँ से, कहीं भी आप अगर पाथ डिफाइन करेंगे तो आपको यहाँ पे 3, अगर आप देखेंगे एक ही ऐप का नाम, ये होता है हमारा एप्लीकेशन, ये होता है हमारा मॉड्यूल। बाहर का ये जो फोल्डर है सिर्फ केसिंग फोल्डर होता है, जो उसको ऐप को एक कलेक्टेबल, या फिर हम जब इसको जिप करेंगे तब उसको एक ऑब्जेक्ट में बनाने के लिए यूज़ हो सकता है। इसके अलावा उसका कोई ऐसा लेवल या फ्लो नहीं है, वहाँ से हमारा ऐप स्टार्ट नहीं होता। जब भी आप अगर कहीं हुक्स में या फिर आप कहीं बेंच कंसोल में अगर पाथ डिफाइन करेंगे, आपकी स्टार्टिंग हमेशा यहीं से होती है, ना कि बाहर वाले फोल्डर से। सो ध्यान रखिएगा, ये आपका ऐप लेवल है, ये आपका मॉड्यूल लेवल है। जो मेजरली इनिशियली आपको जो चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी वो होती है हमारी पब्लिक फोल्डर की। इसमें हम हमारी JS और CSS यहाँ लिखते हैं। सेकंड चीज़ जो आपको ज़रूरत पड़ती है हमारी हुक्स फाइल की, इसका हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये एक तरह से हमारे एप्लीकेशन का स्पाइन है। जो भी हमारा असाइनमेंट होता है, हमारा जो भी यहाँ कोड लिखा हुआ है, वो सिस्टम को यहाँ से ही पता चलता है कि हमें उस जगह पे जाना है। मेजरली आप देखेंगे कि यहाँ पे जो कोड आपने डिफाइन किया होगा, जो आपने यहाँ पाथ डिफाइन करे, तो हम यहाँ पर करते यही है, हम यहाँ जो कोड लिखते हैं वो सिर्फ हमारे लिखे हुए दूसरे कोड का पाथ होता है। कि जब एप्लीकेशन हमारी इंस्टॉल होती है तब सबसे पहले ही यही चीज़ चेक करी जाती है। सबसे पहले वो यहाँ आएगा, चेक करेगा कि उसको क्या चीज़ें चाहिए क्या नहीं चाहिए। इंस्टॉलेशन के टाइम पे जो एक फाइल रन होती है वो होती है hooks.py। सो हुक्स का मैं आपको बेसिक पूरा डिटेल्स जो है वो अगले वीडियो में बताऊंगा, बट जनरली ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। यहाँ पे अगर आप कुछ भी चेंज करते हैं तो आपको उसके लिए माइग्रेशन चलाना पड़ता है, और आई प्रेफर चलाना चाहिए। कई बार ऐसा ना हो कि आपका कुछ चेंज कई बार चल जाते हैं, कई बार नहीं चलते। सो फॉर दैट काइंड ऑफ इनकन्सिस्टेंसी आपको है ना, ये जब भी आप हुक्स में चेंज करें आपको एक बार माइग्रेट रन कर लेना चाहिए। इफ़ यू आर ऑन अ डेवलपमेंट सर्वर, बिंदास आप डेवलपमेंट में आप माइग्रेशन रन कीजिए, तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस भी होगी आपके लिए। बिकॉज इन द लाइव आप जब भी आप क्लाउड वगैरह पे है तो आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको रीरन माइग्रेट हो जाता है, और नया बेंच बिल्ड करेंगे तो वो हो जाएगा। बट इन द लोकल मेक श्योर यू माइग्रेट, तो आपका आगे सही रहेगा। एप्लीकेशन के इफेक्ट्स आपने जो किए हैं वो जल्दी मिलेंगे। अदर देन दैट, अभी जैसे मैंने बोला था आपका ये मॉड्यूल है वो, यहाँ पे डॉक टाइप्स, आपके पेजेस जो स्टैंडर्ड आपके चलती है, आपके मॉड्यूल्स आ जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, आपके पेजेस आ जाएगी, आपकी रिपोर्ट्स आ जाएगी। अदर देन दैट आपने जो भी बनाया है वो सब कुछ यहीं पे रहेगा। ठीक है, यहाँ पे एक फोल्डर जो ये है डॉक्यूमेंट्स का, ये मैंने आप लोगों के पास ऑलरेडी बना हुआ नहीं आता है, ये हमेशा आपको बनाना आता है। आई बिलीव डॉक्यूमेंट्स आपको पता होगा। डॉक्यूमेंट्स जो रहते हैं अगर हम देखेंगे आपके बुक्स में ऑलरेडी वो डॉक्यूमेंट्स का एक रहता है, बट फोल्डर नहीं आता है। आई बिलीव आना चाहिए, क्योंकि अगर कस्टमर ऐप बना रहा है तो 99% उनको डॉक्यूमेंट्स तो लिखने ही होते हैं।
बट फॉर सम केस अभी तक हमें फ्लैपे में ये चीज़ नहीं मिलती है। आप खुद बना लीजिए फोल्डर, ये एक फोल्डर बना लीजिए। अब ये जो फोल्डर है डॉक्यूमेंट्स, कई लोग इसको आगे जाके यूटिल्स में भी लिखते हैं कि, बट आई बिलीव यूटिल्स इज नॉट अ गुड थिंग। यूटिल्स में आपको वो चीज़ें डालनी चाहिए जो आप किसी भी डॉक्यूमेंट में यूज़ करना चाहते हैं। मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स में जब आप चीज़ों को यूज़ करना चाहते हैं तब वो आपका यूटिल्स कंसिडर होता है। अगर आप एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट के लिए कुछ कोड लिख रहे हैं तो वो आपका यूटिल्स में नहीं जाना चाहिए, बिकॉज वो एक डॉक्यूमेंट की तरह आप लिख सकते हैं, और डॉक्यूमेंट भी नहीं है वो तो भी वो आपको हेल्पिंग अगर फंक्शन है। बट अगर वो एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट के लिए लिखा गया है तो वो आपका डॉक्यूमेंट की फोल्डर्स में होना चाहिए रदर देन यूटिल्स। यूटिल्स भी आप लिख सकते हैं, बट तब जब वो आपका मोर देन वन डॉक्यूमेंट के अंदर जा रहा हो तो आपको वो यूटिल्स इंपोर्ट करना है। दैट इज अ क्लियर पाथ टू यूज। किसी को भी समझ में आता है कि यूटिल्स आपकी बहुत वेरिएंटली यूज होने वाली है। डॉक्यूमेंट्स के फंक्शंस आप जनरली इंपोर्ट नहीं करते हैं कहीं, बिकॉज आप वो स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट के लिए ही लिख रहे हैं। दैट्स वाई वो यूज़ नहीं होते। मैंने एक एग्जांपल भी दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए कि सेल्स ऑर्डर डॉट पी वाई, कुछ कोड नहीं लिखा है, बट सेल्स ऑर्डर डॉट पी वाई जो है वो आप मतलब ये फाइल जो है इस चीज़ को डिफाइन करती है कि यहाँ लिखा हुआ कोड मेरे सेल्स ऑर्डर के रिगार्डिंग है। यहाँ पे जो कुछ लिखा है मैंने वो मेरे सेल्स ऑर्डर से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, वो सारा ही कोड यहाँ पे है। अगर मेरा वो परचेज ऑर्डर से रिलेटेड है तो वो मेरी परचेज ऑर्डर की अलग से फाइल होगी। सो ये जो तरीका होता है ये चीज़ों को क्लियर रखता है। आप एक फाइल डॉक्यूमेंट के हिसाब से फाइल बना लीजिए, उस फाइल का नाम लिखिए। एक फाइल में सब डॉक्यूमेंट्स को मिक्स ना कीजिए। ओके, डॉक्यूमेंट्स का आई थिंक क्लियर है हमें जो स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए। जब भी हमें नाम जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर हम कोड लिख रहे हैं उस डॉक्यूमेंट की एक फाइल बना के उसको यूज़ करना चाहिए। ओके, आप मल्टीपल मेथड्स के लिए आप मल्टीपल इवेंट्स के लिए एक फाइल यूज़ कीजिए। लेट सपोज जैसे अभी आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी हमारे पास में ये 3 इवेंट्स है, अपडेट है, कैंसिल है और ट्रैश। ये अगर मैं सेल्स ऑर्डर के लिए चलाना चाहता हूँ तो उसका जो कोड है वो तीनों का ही कोड मेरा सेल्स ऑर्डर के अंदर सेल्स ऑर्डर डॉट पी वाई फाइल के अंदर होगा, क्योंकि वो है तो सेल्स ऑर्डर के लिए ही। बट लेट सपोज मैं यहाँ पे एक और अगर मैं ऐड करता हूँ, चेंज कर लेते हैं। सेम चीज कर लेंगे। इसको हम लोग कर देंगे सेल्स ऑर्डर के लिए, और इसको हम लोग ले सकते हैं इनवॉइस के लिए। ओके, और मेरा सेल्स इनवॉइस में मैं एक ही मेथड चलाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं 2 फाइल्स बनाऊंगा, एक सेल्स ऑर्डर की जो मेरी ऑलरेडी है और एक मेरे सेल्स इनवॉइस के लिए बनेगा, क्योंकि मेरा वो डॉक्यूमेंट अलग हो गया। तो यहाँ पे मुझे एक नई फाइल बनानी पड़ेगी सेल्स इनवॉइस के नाम से, सेल्स इनवॉइस डॉट पी वाई। उसके अंदर मैं ऑन अपडेट का एक मेथड लिखूंगा और उस मेथड का पाथ मैं यहाँ पे दूंगा। सो इस तरह से आप जो है डॉक्यूमेंट्स को लिखते हैं। ये एक सही तरीका रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपके बाद जो पढ़ने आएंगे उनको हुक्स देख के मालूम पड़ जाएगा कि कौन सी फाइल में मुझे चेक करना है। अगर आपने एक ही फाइल में लिख दिया तो उसको फंक्शन का नाम लेके जाना है, और उसमें भी कई बार आपका आगे पीछे कोड है, सेक्शन वाइज डिवाइडेड नहीं होता है। फॉलो वो भी कर सकते हो, बट बहुत ज़्यादा मैसी कोड हो जाता है एक फाइल में इतना सारा लिखना, अगर आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में हैवी एप्लीकेशन है आपकी। तो ये बात हो गई हमारे डॉक्यूमेंट्स की। डॉक टाइप एंड पेजेस और उन सब के लिए जो है अलग से मैं एक सेशन लूँगा। अभी हम बात करते हैं पब्लिक वाले। CSS का काम हम जनरली बहुत कम ही लेते हैं, क्योंकि UI साइड हम लोग चेंजेस करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं आता है जब हम बात कर रहे हैं ERP नेक्स्ट साइड। सो वहाँ तो हमें इतना
जो है CSS के अंदर रहता नहीं, बट CSS का भी मैं आपको बता दूंगा। अभी आ जाते हैं हम लोग JS के ऊपर। यहाँ देखिएगा JS के अंदर भी मैंने 2 फोल्डर्स बनाए, डॉक टाइप JS, ग्लोबल JS। फॉर सम रीज़न मैं यहाँ पे एक ग्लोबल JS का यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे ग्लोबल का फोल्डर बनाया है। यहाँ पे जनरली एक फोल्डर और होता है हमारा लिस्ट JS के लिए, जो हमारे लिस्ट व्यू में चेंजेस करते हैं, जो हमको उसके लिए JS लिखनी है, तो हम लोग वहाँ पे लिस्ट JS का फोल्डर बनाते हैं। और यहाँ पर भी हम लोग सेम जो डॉक्यूमेंट में किया था, सेम चीज़ को हम यूज़ करते हैं कि हम एक डॉक्यूमेंट के लिए एक फाइल बनाएंगे और उसकी जितनी भी JS होगी वो हम यहाँ पे लिखेंगे। असाइनमेंट रूल की जितनी भी JS होगी वो सारी की सारी मैं इस फाइल में लिखूँगा। इसको भी हम लोग जो है हुक्स में कनेक्ट करते हैं। मैंने कहा था कि हुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मेजर रोल प्ले करता है हमारे एप्लीकेशन के अंदर। सो कभी भी हुक्स का, कोई भी अगर आप हुक्स की डिटेल्स पढ़ना चाहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन चेक कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर काफ़ी सारा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि क्या चीज़ है वो। देखिए हर एक चीज़ का डेफिनेशन दिया हुआ है। मैं एक हुक्स के ऊपर अलग से वीडियो लाऊंगा जिसमें हम पूरा हुक्स जो है वो डिटेल्स में पढ़ेंगे। बट अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं एक टॉक टाइप JS करके एक हमारे पास वेरिएबल होता है। उस वेरिएबल के अंदर हम लोग एक डिक्शनरी पास करते हैं। उस डिक्शनरी के अंदर हमने जो है फर्स्ट जो चीज़ दी है वो है एक जो की का नाम हमने दिया है डॉक टाइप के नाम से। जिस डॉक टाइप को हम लोग ये फाइल असाइन करना चाहते हैं उसका हमने यहाँ नाम दे दिया और उसके बाद हमने उसका पाथ दे दिया है। तो यहाँ होता क्या है कि जब भी हमारा ये डॉक्यूमेंट जो हमने डिफाइन किया है असाइनमेंट रूल, वो जब भी लोड होगा तो सिस्टम को पता चल जाएगा कि हमें ये फाइल जो है उसके साथ में लोड करनी है और इसको एग्जीक्यूट करना है। तो ये हमारी फाइल जब भी हमारे ब्राउज़र में लोड हो जाती है, जब भी हमारा ये डॉक्यूमेंट हम ओपन करेंगे तो हमको उसका इफेक्ट वहाँ पे मिल जाता है। तो इसका भी हम लोग यहाँ जब हमने एक फाइल रखी है तो कॉमा सेपरेटेड आप यूज़ कर सकते हैं। सेम हम लोग जैसा उसके अंदर करते हैं, यहाँ पे कॉमा सेपरेट करके आप सेम आप एक की और वैल्यू पेयर में पास करेंगे। तो ये हमारा डॉक्यूमेंट, हमारा पब्लिक JS जो हम लोग लिखते हैं वो है यहाँ पे रहते हैं। उसके बाद आपके पास कई सारे यहाँ पे फोल्डर्स दिख रहे होंगे आपको। मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। तो हमारे पास में कॉन्फ़िग है, पैच है। पैचेस आप आगे जाके सीखेंगे कि आप कोई भी पैच जो है यहाँ पे डालते हैं उसको भी आप यहाँ पे लिंक करेंगे बुक्स के अंदर। आपका जब भी एप्लीकेशन जो इंस्टॉल हो उस टाइम पे कुछ आप पैचेस रन करना चाहते हैं। पैचेस जनरली हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हम लोग कुछ डेटा में मॉडिफिकेशन आ जाए। लाइक हमने कोई एक फील्ड डाली है जो मैंडेटरी फील्ड है, हमको उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू चाहिए होती है और ये हमारी ऐप की कस्टम फील्ड है। तो उस फील्ड को हम लोग जब भी सेट कर रहे हैं हम चाहते हैं कि उसमें एक ज़ीरो वैल्यू तो आ ही जाए जो ऑलरेडी बनी हुई एंट्रीज है उनके अंदर। लेट्स सपोज आपकी सेल्स इनवॉइस है, उसके अंदर आपने एक फॉरेन चार्जेस करके आपने एक फील्ड डाली, तो उसका आप चाहते हैं कि हमेशा एक ज़ीरो वैल्यू तो आ ही जाए जिनकी ऑलरेडी बनी हुई एंट्रीज में। तो उस चीज़ का आप एक पैच लिख सकते हैं जो हमारा एक पार्शियल फिक्स मारता है किसी भी टेबल के ऊपर। हमारे डेटाबेस में कई बार हमारे यूएसआई हमारे को अलग अलग चीज़ों में अगर हमको चाहिए तो डेटाबेस साइड अगर जो हमको फिक्सेस मारने हैं पार्शियली, तो वो हम वहाँ पे पैच यूज़ करते हैं। दैट काइंड ऑफ समथिंग हमको भी खरोच लग जाती है तो हम लोग जो वो बैंडेज मारते हैं उस टाइप का एक पैच होता है, उसको एक पैच बोला जाता है, वो लगाया जाता है। सो दैट काइंड वो चीज़ें हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। पब्लिक का आपको मैंने पढ़ा है, पब्लिक के अंदर हमारे पास CSS और JS लिखते हैं। टेम्पलेट्स आपके जो फ्लैपे के ऊपर आप जो वेबसाइट्स बनाते हैं उनके टेम्पलेट्स आप यहाँ पे डिफाइन करते हैं। जनरली यहाँ पे आपके HTML फाइल्स और वो डालते हैं जो आपको आगे कनेक्ट करने में हेल्प करती है। ये आपके www फोल्डर जो है वो आपका उसमें यूज़ होता है वेबसाइट के लिए। ये सारी चीज़ें डिटेल्स में बढ़ाने के लिए मैं अलग से सेशन लूँगा, बट अभी मेजर जो हमारा स्ट्रक्चर है वो ये है। इसमें मेजरली लोग गलती कर देते हैं कि API.py फाइल, यहाँ पर आप अगर देखेंगे कभी तो बहुत ज़्यादा बल्कि कोड आता है कि लोग कुछ भी अगर नहीं जगह समझ नहीं आ रही तो वो यहाँ लिख देते। ये फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती है डिफ़ॉल्ट ऐप्स में। अगर आप देखेंगे ये जो है हम खुद बनाते हैं कि हमारे APIs वगैरह के लिए API वाला यानी हम यहाँ पे लिखते हैं तो वो पता चलता है कि जनरली हम लोग यहाँ पे या तो वाइट लिस्टेड मेथड लिखते हैं या फिर
हम APIs यहाँ पे जो है हमने एंड पॉइंट्स बनाए हैं वो यहाँ पे लिखते हैं, ताकि हम लोग उसको फ्रंट एंड के थ्रू यूज़ करना चाहते हैं। बट इसके लिए भी ऐसा है कि यहाँ पे बहुत सारे रूल्स आपको फॉलो करने चाहिए कि आप APIs जो लिख रहे हैं वो इंटरनल ना हो। मतलब आप वाइट लिस्टेड मेथड अगर यहाँ लिख रहे हैं तो मेक श्योर कि वो हमें किसी डॉक्यूमेंट के लिए नहीं, कोई डॉक्यूमेंट के लिए हम लोग वो नहीं लिख रहे हो। वो अगर एक जेनरिक हमको कहीं से भी कॉल हो सकता है, या हमारा एक पेज है, मान लीजिए हमने एक पेज बनाया हुआ है, उस पेज के लिए अगर हमारा वो है वाइट लिस्टेड मेथड है तो वो यहाँ एग्जिस्ट कर सकता है, अगर वो हमारा किसी डॉक्यूमेंट के रिलेटेड नहीं है तो वो चीज़ें यहाँ पे आती है जिनका हमें कोई फिक्स डेफिनेशन ना हो, बट स्टिल वो एक तरह की API होनी चाहिए जिसको हम आउटर सोर्स से यूज़ करें। यूटिल्स टाइप के फंक्शंस वो चीज़ें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे जो आप अगर ये फाइल ओपन कर रहे हैं इसमें हर एक फंक्शन आप देखेंगे, या तो वो एक आपका हेल्पिंग फंक्शन होगा या फिर एक आपकी API या एंड पॉइंट हो गया। ओके, install.py ये फाइल है, एक्चुअली यहाँ नहीं बनाई है मैंने, ये मैंने खुद ने बनाई हुई है। ये आपको उसमें ही डिफाइन करनी होती है जब भी आपका ऐप इंस्टॉल हो और कुछ आपके प्री रिक्विजिट्स हो वो इंस्टॉल कराने के लिए। ये एक एडवांस लेवल पे जाके आपको चाहिए होगा, वो हम आगे जो एडवांस वाला सीरीज आएगी उसके अंदर देखेंगे। module.txt एंड पैच, यहाँ पर जो आपके पैचेस जो आप वो हमने यहाँ पे लिखे वहाँ पे डिफाइन किए जाते हैं। जो जो पैचेस होंगे वो यहाँ पे आप उनका नाम देके उनको पाथ के साथ में डिफाइन करते हैं। module.txt ये आपका, अगर आपको ध्यान हो तो एक आपका एक डॉक्यूमेंट होता है मॉड्यूल डेफ करके। जब आप उसमें से कुछ बनाते हैं मॉड्यूल डेफ में से, आपका यहाँ पे ये मॉड्यूल लेवल पे एक नया फोल्डर बनता है और उस मॉड्यूल का नाम यहाँ पे हो जाएगा। तो ये बेसिकली आपके सारे मॉड्यूल्स जो होते हैं उनको होल्ड करने का काम करता है ये फाइल। chatbot.py ये मैंने खुद ने बनाया हुआ है, ये पर्सनल एक्चुअली ऐप मैंने बनाया है। getignore and project.toml ये फाइल अभी वर्जन 16 में काफ़ी नहीं आई है। पहले हमारे पास में एक वो फाइल होती थी requirement.txt, अगर आपको पता हो तो वो चीज़ जो है हम पाइथन में हमारे होती थी। आज अभी हमारे पास नए वर्जन में project.toml की फाइल आ गई है। toml लाइक मैं बोलता हूँ, बाकी एक्सटेंशन .toml है। सो इसका काम क्या है, ये आपकी ऐप की डिपेंडेंसीज और जो आपका है ना वो कहते हैं ना DNA सिग्नेचर जो होता है ना वो होल्ड करता है। इस फाइल के अंदर आपकी सिर्फ इम्पोर्टेंट जो डिस्क्रिप्शन होती है वो होती है। ये फाइल में कुछ अगर आप गलत लिखते हैं तो एरर आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। स्टिल ऐप के ना वर्क करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आपने कुछ गलत डिफाइन किया है यहाँ पे तो हो सकता है कि वो आपको किसी फंक्शनलिटी को बंद कर दे। अभी मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक टोकन का जो ले रखा है, ये अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ तो मेरा ऐप स्टिल इंस्टॉल करेगा, वो रन हो जाएगा, बट कुछ फंक्शनलिटीज़ मेरी उसमें एरर देगी, उसमें मेरे को बंद कर देगी वो फंक्शनलिटी, क्योंकि मेरा ये जो डिपेंडेंसी थी वो मुझे रिक्वायर्ड थी, मैंने यहाँ पे उसको डिक्लेयर कर रखा था। तो जब भी ये एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है ना तो मेरी डिपेंडेंसीज जो एनवायरनमेंट डिपेंडेंसीज है वो यहाँ से ये इंस्टॉल कर लेता है। सो दिस काइंड ऑफ थिंग, बहुत ज़्यादा डिटेल्स इसके अंदर भी होती है आपके जो है एप्लीकेशन की। मैंने कहा था जैसे आपका एप्लीकेशन का एक DNA जो रहता है वो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करके रखा जाता है। आप यहाँ पर पैकेजेस वगैरह आप डिफाइन कर सकते हैं काफ़ी ज़्यादा। आपको जब आप अभी तो आप अगर नया ऐप बनाएंगे तो आपको ऑलरेडी मिलेगा, बट अगर आप पुराने ऐप्स को अगर यूज़ कर रहे हैं या उनको अभी वर्जन अपग्रेड में आप ले जाना चाह रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है, आपको ये खुद बनाना पड़ता है, क्योंकि आप नया बना नहीं रहे हो, पुराना ही बना रहे हो, तो उसके अंदर आपको ये हाथ से ऐड करनी पड़ती है। बट आप बना सकते हो, उसमें उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। अगर आप इसमें कुछ भी एंट्रीज दिए तो मैंने इन्फॉर्मेशन काफ़ी सारा डाल रखी है, अगर आप नहीं भी डालते हैं तो कोई इशू नहीं होता है। सो दैट्स इट। अभी हमारे पास में एक स्ट्रक्चर लेवल पे फ्रैपे का इतना स्ट्रक्चर है। कोड लिखना जब आप चालू करते हैं तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि किस वे में आप उसको लिख रहे हैं। पर्टिकुलर कोड जो है उसी डॉक टाइप की फाइल में हो। मैंने आपको दोनों बता दिया है कि PY का कोड आपको कहाँ लिखना है और JS का कोड आपको कहाँ लिखना है। जनरली आप स्टार्टिंग में आपको ये दो ही तरह के कोड लिखने होते हैं, ठीक है। कोड लिखना कैसे है और मैं आपको धीरे धीरे सारी चीज़ बताऊंगा कि आपको
कि क्या चीज़ पे आप कैसे लिखना होता है, क्या चीज़ें पहले एग्जीक्यूट होती है। कई बार आपका कोड आपने सही लिखा होता है बट नहीं चल रहा होता है, उसका कारण क्या होता है, वो सारी डिटेल्स मैं आपको आगे वाले आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। ये सीरीज काफ़ी लंबी होगी, काफ़ी डिटेल होगी। इनिशियली आप चलेंगे तो आपको धीरे धीरे लगेगा कि हम यहाँ पर काफ़ी चीज़ें ऐसी जो होगी जो आपको नहीं पता होगी। अगर आप लोग ट्रेनिंग में हैं ऑलरेडी तो आपको ये चीज़ें रिपीटेड भी लग सकती हैं, कुछ चीज़ें नहीं भी मिलेगी। और अगर आप लोग इसमें बिल्कुल ही फ्रेश है, आप यहाँ से सीख रहे हैं और आगे आप इंटर्नशिप के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ बहुत काम आएगी। सो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अभी आपने देखा कि हमने सीखा कि भाई कैसे हमारा एक ऐप का स्ट्रक्चर होता है, कहाँ हमें किस चीज़ का कोड लिखना चाहिए, कौन सी फाइल्स हमारी कहाँ होती है, पीवाई के कोड्स हम कहाँ लिखते हैं, जेएस के कोड हम कहाँ लिखते हैं। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको समझाया, ये हमें फॉलो करना चाहिए। और अगर आप डिबग करने जा रहे हैं तो फर्स्ट चीज़ ये चेक कीजिएगा, मेजरली अच्छे डेवलपर्स थे सब ने, और बहुत सारे डेवलपर्स ये चीज़ फॉलो करते हैं। आप अगर हमारा फ्रैपे का कोड भी देखेंगे तो उसमें भी आपको यही चीज़ मिलेगी। तो आप ये चीज़ अभी डिबगिंग करने के टाइम पे आप लोग यूज़ कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही है। हम लोग जल्दी माइट बी इन द सेकंड सेशन हम कुछ लोग काम कर रहे हैं वीडियो पे, तो सेकंड वीडियो हम लोग जल्दी ले आएंगे, होप सो, बिकॉज 5 डेज आर वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। आपको बताया कि हम 5 डेज़ का हमारा वर्किंग पीरियड रहता है, बट मैं ट्राई करूँगा कि हम इस वीडियोस को जल्द से जल्द हम पब्लिश करते रहें। एक क्योंकि सीरीज़ सो कलेक्टिव होना इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज एक एक वीडियो से पढ़ना उतना मुश्किल है। बट मैं ट्राई करूँगा कि हम हफ्ते में 2 से 3 वीडियोज़ हम रिलीज़ कर पाएँ। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी को कोई भी इसमें वीडियो में कुछ समझ नहीं आया हो, या कोई डाउट हो, या कोई क्वेश्चन हो कि कैसे क्या होता है, तो फील फ्री टू कमेंट कर दीजिए आप बिल्कुल ही मुझे। मैं आपको उसमें ऑलमोस्ट हर कमेंट को मैं आंसर कर दूंगा, जैसे एज सुन एज पॉसिबल मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा। बट कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ क्वेश्चन नीचे पूछिए। क्वेश्चन पूछना बहुत अच्छी चीज़ होती है। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप बताइए। मैं हमेशा ही सबको यही बोला है मैंने कि अगर कुछ आपको नहीं क्लियर हो रहा है तो आप उसको बिल्कुल आप पूछिए, 2 बार पूछिए, 3 बार पूछिए। जो बंदा आपको समझा रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो एक बार में आपको समझा देना पसंद करेगा रदर देन 4-5 बार। पहले आपने एक बार में उसको डबल बार पूछ लिया, बट क्वेश्चंस पूछिए। ओके गाइस।